हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल ज्ञान अलर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ RSET एग्ज़ाम को अगर आपको पास करना चाहते हैं तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि RSET एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी दीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी पेपर को देने से पहले उसके मार्क्स के बारे में जान लेना उचित रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि RSET का जो पेपर है वह 100 मार्क्स का होता है। मतलब जो RSET का जो मेन पेपर होता है वह आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक प्रैक्टिकल व दूसरा थ्योरी पेपर होता है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो RSET का जो पेपर होता है वह 100 मार्क्स का होता है और एक जो पार्ट होता है वह प्रैक्टिकल का होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वह आपका थ्योरी का होता है। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो कि 30 मार्क्स का होता है। मतलब जो आपको प्रैक्टिकल जो पेपर होता है वह आपका 30 मार्क्स का होता है, जो आप प्रैक्टिकल करके ला सकते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी पेपर की, जो कि थ्योरी जो पेपर होता है RSET का वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर RSET का होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थ्योरी पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी पेपर जो होता है वह आपका 70 मार्क्स का होता है और इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 14 प्रश्न को क्या करना होते हैं, सही करने होते हैं। अगर आप 14 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप 28 मार्क्स इसमें पा सकते हैं। और RSET की जो थ्योरी पेपर जो होता है ये आपका 35 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और ये जो पेपर होता है वह टोटली आपका किसका होता है, MCQ का होता है। तो मैं आपके सामने RSET के कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से देखना है, समझना है कि कैसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को ढूंढा जाता है। और ये प्रश्न रिसेंट में हुए RSET पेपर के हैं, तो आपको देखना है कि मैं उस 4 ऑप्शन में से देख के आपको मैं समझाऊंगा कि 4 ऑप्शन में से देख के आप किस प्रकार सही आंसर को चुन सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वायरलेस का पूरा नाम है। वायरलेस यानी वाईफाई का पूरा नाम है, तो वाईफाई इसमें वर्ड दे रखा है वाईफाई यानी WI और FI का आपको पूरा नाम बताना है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। आपके सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे RSET पेपर के अंदर, तो आपको इन 4 ऑप्शंस को बिल्कुल बारीकी से देखना है। जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दे रखा है वायरलेस फिडिलिटी, तो नाम से ही सारे के सारे ऑप्शंस में वायर 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 करके आ रहा है, तो ज़रूर से इसका जो आंसर निकलने वाला है वह निकलने वाला है वायर से ही निकलने वाला है। और आपको देखना है कि जो वाईफाई जो होता है वह बिना तार का होता है। इसमें से जो C ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट चुका है, क्योंकि इसके अंदर लिख रखा है वायर फायर। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई वायर में अपन को आग तो लगानी है नहीं, तो आपको C तो ऑप्शन आपका दिमाग से हट जाना चाहिए। फिर बचते हैं आपके 3 ऑप्शन। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वायरलेस, तो वायरलेस तो बिना तार का, फिडिलिटी मतलब होता है एक भरोसेमंद। तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा इसको साइड में रख दीजिए वायरलेस फिडिलिटी को। फिर देखते हैं B ऑप्शन वायरलेस फैक्ट्री। तो वायरलेस फैक्ट्री का मतलब तो कुछ होता नहीं कि भैया कोई फैक्ट्री वायरलेस तो हो नहीं सकती, तो यानी आपके दिमाग से B ऑप्शन भी हट जाना चाहिए। फिर आता है आपका D ऑप्शन वायरलेस वर्क्स फाइन, मतलब बिना तार के आप कोई सा भी वर्क को अच्छे से कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो हो नहीं सकता। तो मे बी इसका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, वह आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A यानी वायरलेस फिडिलिटी। और वायरलेस का आप आइकन देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा वायरलेस क्या होता है, वाईफाई आपका क्या होता है। तो आप मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन 4 ऑप्शन में से देख के आपने 11 आंसर किस प्रकार से चुना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। मतलब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से देख के बताना है सिंपल कि MS वर्ड के अंदर इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि MS वर्ड में आपने करा ही नहीं होगा, ठीक है।
तो MS वर्ड आपको उससे पहले आपको समझना होगा कि MS वर्ड होता क्या है। तो MS वर्ड क्या होता है, अपना डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है, ठीक है। और MS वर्ड क्या होता है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यानी अगर आपने MS वर्ड यानी आपने प्रैक्टिकल को अच्छे से किया होगा तो आप इसमें आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं भी किया होगा तो भी अपन ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन। सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है क्लिप आर्ट जो होता है वो एक एनिमेशन जैसे पिक्चर जैसे रूप में होता है। तो MS वर्ड के अंदर क्लिप आर्ट का यूज़ तो हो सकता है। फिर आता है आपके सामने हेडर और फुटर। ऑब्वियसली अगर आप डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं, हेडर मतलब अगर आपको चैप्टर का पेज नंबर या फिर पेज नंबर लिखना हो तो वो तो फुटर में आता है। हेडर में मतलब आपके चैप्टर का नाम अगर कुछ भी लिखना हो आपको तो वो किसके अंदर आता है, हेडर के अंदर। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ऑप्शन होगा बी वाला वो भी किसके अंदर आएगा, आपका MS वर्ड के अंदर। फिर आता है प्रेजेंटेशन। हाँ, MS वर्ड के अंदर अपन क्या बनाते हैं, MS वर्ड के अंदर तो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पर यहाँ पर जो सी ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रेजेंटेशन। तो मे भी इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका कौन सा निकलने वाला है, सी। अब एक बार डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बुकमार्क और हाइपरलिंक। बुकमार्क का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो बुकमार्क जो होता है वह हम पेज को, अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ ज़्यादा पेज है आपके, मतलब ज़्यादा पेज हैं, मतलब 1 से लेकर 100 पेज हैं, तो अगर आप उसमें से कोई सा पेज को टिक लगा देते हैं यानी आप वहाँ पर जाना चाहते हैं डायरेक्ट 60 पेज पे, 75 पेज नंबर पे, तो आप बुकमार्क यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट के लिए चेक होता है। तो इसका जो आंसर सही निकल के जो आ रहा है वह कौन सा होगा, आपका सी। और हाँ, आपको ध्यान रखना है जो प्रेजेंटेशन होता है वह कहाँ बनता है। प्रेजेंटेशन आपका जो बनता है वह आपका बनता है आपके MS पावर पॉइंट के अंदर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आता है 3rd क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करने के लिए किस कुंजी का दबाई जाती है। तो आपको बताना है अनुच्छेद मतलब आपका पैराग्राफ आप बोल सकते हैं। यानी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई भी पैराग्राफ नया लाना हो, मतलब अगर आपको नई लाइन के अंदर जाना हो तो आप कौन सी की का यूज़ करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी RCT के पेपर में आ रखा है, जो कि आप ऑप्शन देके डायरेक्ट लगा सकते हो कि कंट्रोल। आपको बस जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन 4 ऑप्शन क्या क्या वर्क करते हैं। सिंपल ऑप्शंस में यही आपको देखा जाता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है वह आपको दे रखा है कंट्रोल। तो कंट्रोल तो एक टॉगल की होता है, आपका ऑल्ट आपका टॉगल की होता है, एस्केप भी। तो एस्केप के द्वारा तो अपन जो भी पॉपअप होता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी फाइल को अगर क्लोज़ करना हो तो एस्केप की का यूज़ करते हैं, ऑल्ट का नहीं करेंगे, कंट्रोल का भी नहीं करेंगे। तो लास्ट में जो ऑप्शन आपका बचता है डी यानी एंटर। तो एंटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपने कीबोर्ड की की पे देखा होगा। एंटर ही आपका ऐसा बटन होता है जो कि कोई भी लाइन को नई लाइन में लाने के लिए काम में आता है। मतलब नई लाइन लाने के लिए कौन सा की काम आती है, आपकी एंटर की। तो ये भी RCT के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था वाला क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि शामिल होते हैं। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप ईमेल भी भेज सकते हैं, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में आता है। मतलब आप ईमेल भी भेज सकते हैं और आप उस एप्लीकेशन के अंदर कैलेंडर भी बना सकते हैं, और कार्य प्रबंधक मतलब आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ये सारे के सारे काम किसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है MS वर्ड। तो सबसे पहले MS वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि MS वर्ड ईमेल भेजने के काम में आता है क्या? नहीं, आपका MS वर्ड खाली डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो आपके सामने से ऐसे ही क्लिक हो जाएगा कि ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल आपके ओनली शीट बनाने में, रिकॉर्ड बनाने में काम में आता है। फिर आता है आपका MS एक्सेस। MS एक्सेस में हम क्या करते हैं, ओनली फॉर ये डेटाबेस के काम में आता है। आप इसके अंदर बिल्कुल टू कॉपी आपका एक्सेल की तरह होता है। एक्सेस भी आपका क्या काम आता है, डेटाबेस में। तो अब आप देख लीजिए आपके सामने से 3 ऑप्शन बिल्कुल क्लिक हो गए हैं। बचा कौन सा आपका डी।
आप करके अगर इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आंसर सही है। मतलब MS आउटलुक ऐसा, अगर आपने MS आउटलुक के बारे में पढ़ा भी नहीं है कि MS आउटलुक क्या होता है, अगर आपको 3 ऑप्शन ऊपर के मालूम है कि MS वर्ड का काम ये होता है, एक्सेल का एक्सेस का ये काम होते हैं, तो आप आसानी से सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा MS आउटलुक। तो आप देख लीजिए MS आउटलुक का आइकन इस तरीके से होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? आपको पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो वेब ब्राउज़र जो होता है इसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। क्या चलाते हैं? इंटरनेट चलाने के काम में आता है वेब ब्राउज़र। तो आपको मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं वही, और आपको निकालना है कि ये कौन सा आंसर अलग होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो IE, इसको तो आपने देखा होगा क्योंकि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अगर आप ओपन करते ही तो सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्राउज़र इंस्टॉल रहता है वह कौन सा रहता है? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर आता है आपका गूगल। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो गूगल कब आता है? गूगल को अगर आप खोलना होता है आपको गूगल को, तो आप सबसे पहले गूगल को खोलने से पहले क्या चीज़ ओपन करते हैं? तो अगर आप गूगल को ओपन करते हैं खोलने से पहले अगर आप क्या चीज़ें देखते हैं? आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कहाँ पर है आपका, या फिर आपका ओपेरा ब्राउज़र कहाँ पर है, मोज़िला फायरफॉक्स आपका कहाँ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो मतलब आपका जो आंसर सही है वह आपका कौन सा होगा? B, गूगल। तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल। मतलब गूगल आपका एक वेब ब्राउज़र, क्योंकि गूगल जो होता है वह आपका सर्च इंजन होता है। ठीक है, गूगल आपका क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। तो मतलब आपने आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यानी 3 आपके ऑप्शन नंबर A, C, D, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? वेब ब्राउज़र है। और B जो आपका है क्या है? गूगल। तो गूगल एक क्या है? आपका सर्च इंजन है। तो मैं आपको ब्राउज़र के आइकन्स भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आइकन है आपके सामने, ये गूगल क्रोम का आइकन है। इसका आइकन है आपका गूगल क्रोम। मतलब ये क्या है? आपके सारे के सारे वेब ब्राउज़र है। फिर आपका आइकन आता है मोज़िला फायरफॉक्स। किसका? मोज़िला फायरफॉक्स। इस तरह का आइकन जो आपने देखा होगा तो इसको कहते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। और फिर इस तरह के जो आइकन आया आपके सामने, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आइकन दिखा आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। फिर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये भी क्या है? आपका एक वेब ब्राउज़र है जो कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाया गया है। फिर आता है आपका सफारी भी आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं जो कि एक इंटरनेट चलाने के काम में आते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब RACIT के पेपर के अंदर अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा हार्ड करते हुए इन्होंने वक्तव्य करके भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब जो RACIT का जो पेपर है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए हैं। वक्तव्य फर्स्ट के अंदर आपको पूछा गया है कि बारकोड रीडर आउटपुट डिवाइस है, और वक्तव्य के अंदर पूछा है कि प्रिंटर है आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो मतलब आपको बताना है कि दोनों में से ऑप्शन, मतलब दोनों में से वाक्य कौन से सही है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों में से वाक्य कौन से सही है। तो ये आपको दोनों में से छाट के करना है। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे करना होता है। जो सबसे पहले जो दे रखा है वह आपको दे रखा है कि बारकोड रीडर। अब देखो साफ साफ आपको लिख दिया है कि बारकोड क्या करता है? रीडर है। रीडर मतलब क्या होता है? पढ़ने का काम। तो पढ़ने का काम कौन करता है? आपका इनपुट डिवाइस करता है। तो यहाँ पर तो आपको क्या लिख रखा है कि बारकोड रीडर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो बारकोड रीडर होता है वह आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। और फिर सेकंड वाले वक्तव्य को भी देख लेते हैं कि प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। तो आप मुझे बताइए क्या प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि प्रिंटर का जो काम होता है वह होता है पेपर में प्रिंट निकालना और अपन को या फिर हमको देने का काम। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शंस होगा वह कौन सा होगा? दोनों गंतव्य 1 और 2 गलत है।
दोनों गंतव्य एक और दो गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी RCET के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, RCET पेपर में सबसे पहले 14 प्रश्न जो आपको आ रहे हैं, सबसे पहले आप वह कीजिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको RCET पेपर के अंदर सबसे पहले आप 35 प्रश्न में से छांट लीजिए कि आपको 14 क्वेश्चन कौन से आते हैं। मैंने आपको अभी 6 क्वेश्चन जो बताए हैं प्रीवियस फाइल में, जो कि क्या थे, आपके अभी जो RCET पेपर हुआ है रिसेंट के अंदर, वह 6 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आए हैं। और भी अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी आप उनको मैंने जैसा आपको बताया है, आप उसी प्रकार से अपने ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन में से एक को निकालिए। और आपको मैं बता दूं, इस 14 प्रश्न आप अगर टिक लगा लेते हैं, उसके बाद ही आप अपना अनुभव लगाएं। मतलब जिसको कहते हैं तुक्का लगाना। तो आप तुक्का जब लगाएं जब आप 14 प्रश्न एकदम से सही कर दें, फिर आपके लिए गोल्डन है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए हैं। RCET पेपर पास करने के लिए कभी भी आप MCQ पर ध्यान ना दें। मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पढ़ें। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको बस टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक पर ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आपका क्या क्या होता है और इस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पेपर में पास होना है तो आप ज़्यादातर टॉपिक्स पर ध्यान दें। हाँ तो फ्रेंड्स, मेन बात आती है RCET के टॉपिक्स की। मतलब RCET एग्ज़ाम के मुख्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हाँ तो फ्रेंड्स, नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी ज़रूर से दीजिए। धन्यवाद।